हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर में एक बार फिर अब हम शुरू कर रहे हैं, एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ पर भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली पर हम बात करेंगे। सिविक्स की जो पिछला वीडियो था भारतीय संविधान का निर्माण, उसकी संविधान सभा का गठन और उसकी विशेषताएं, तो वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख समझ लिया होगा। अगर उस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से समझा है तो आज भारतीय प्रशासन व्यवस्था, जिसे हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं, उसे भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक बात ज़रूर ध्यान रखें, यह एक लंबा चैप्टर है और इसको समझने के लिए आपको ये जो फंडामेंटल वीडियो है, इस वीडियो को आपको बहुत मनोयोग से एक एक चीज़ को बारीकी से समझना होगा, तो आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम भारतीय प्रशासन व्यवस्था। भारत विश्व का प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्री पद्धति के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया। इस प्रणाली के अंतर्गत केंद्र की कार्यपालिका संसद के प्रति और राज्यों की कार्यपालिकाएं विधान मंडलों के प्रति उत्तरदायी बनाई गई हैं। ये संविधान ने किया है। अब ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ के सुना दी। इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो निश्चित रूप से आपको अभी समझ में नहीं आए होंगे, जैसे लोकतांत्रिक, दूसरा गणराज्य, इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली, कार्यपालिका, संसद, विधानमंडल। इन शब्दों के बारे में हम आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आपको समझ में आता जाएगा, इसलिए आप एक एक कंटेंट को, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भारत विश्व का प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है। आपको एक बात बता दूं, विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो लोकतांत्रिक तो हैं लेकिन गणराज्य नहीं है। अब लोकतांत्रिक और गणराज्य में क्या अंतर है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लोकतंत्र अर्थात जिसमें जनता का शासन हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो। गणराज्य में क्या होता है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, वह भी जनता के द्वारा ही चुना जाता है। लेकिन जो देश गणराज्य नहीं है, जैसे ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर राजशाही है। यहाँ का जो इन देशों का जो प्रमुख है, राष्ट्र अध्यक्ष है, वो राजा है। इसलिए वो लोकतांत्रिक तो हैं क्योंकि वहाँ के राजा चुनी हुई सरकारों के माध्यम से देश चलाते हैं। लेकिन भारत देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार से चुनी हुई सरकार के माध्यम से देश को संचालित करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब राष्ट्र अध्यक्ष भी जनता के द्वारा चुना जाए और जो लोकतंत्र है उसमें सरकार भी जनता के द्वारा चुनी जाए, जबकि गणराज्य अगर नहीं है देश तो ऐसी स्थिति नहीं होती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्रीय पद्धति के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रतीक है वो भारतीय संसद है और इसी प्रणाली को हमने स्वीकार किया कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरे देश से 543 प्रतिनिधि चुनकर संसद में जाएंगे, बैठेंगे। लोकसभा, राज्यसभा मिलकर संसद बनाती है, राष्ट्रपति उसमें शामिल होता है। ये सारे मिलकर संसद में कानून बनाएंगे, उसका लागू करेंगे और इसके बाद में हिंदुस्तान को संचालित करेंगे। तो इस प्रणाली के अंतर्गत अगर हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से और इसको समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के साथ में ये दोनों संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। मतलब कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन सी कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। जबकि राज्यों की जो कार्यपालिकाएं हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगी, विधानमंडलों के प्रति। तो राज्यों की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री मंत्री परिषद सहित विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यह चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं क्या कि शासन शक्ति प्रयोग की दृष्टि से कार्यपालिका दो प्रकार की होती हैं। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, जैसे भारत में है राष्ट्रपति, जो नाम मात्र की कार्यपालिका, राष्ट्र अध्यक्ष है लेकिन स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता है। दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद सहित, जो कि सारे निर्णय लेता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है और फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं और फिर वो कानून बनकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाते हैं। मतलब वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री मंत्री परिषद सहित है, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका के हस्ताक्षर से देश में कानून बनते हैं। तो इस तरह से शक्ति प्रयोग की दृष्टि से दो प्रकार की कार्यपालिकाएं आपकी समझ में
आ गई होंगी। संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के लिए संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें एकात्मक परिसंघीय मिश्रण है। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है आपके सामने, एकात्मक, और दूसरा शब्द आ रहा है परिसंघीय। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र ही सब कुछ होता है। केंद्र राज्यों की सीमाएं बदल सकता है, राज्यों के नाम बदल सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है। जैसे हमारे देश में अभी जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई, 35A हटा दिया। ये राज्य के अंतर्गत केंद्र निर्णय ले सकता है। ये एकात्म भाव है यहाँ का। और परिसंघीय व्यवस्था में क्या होता है, राज्यों का ज्यादा महत्व होता है, केंद्रों का महत्व कम हो जाता है। सारे राज्य मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि केंद्र जो है इन मामलों पर जो संविधान में लिखे गए हैं उन मामलों पर कार्य करेगा। मतलब कार्यों और शक्ति का विभाजन संविधान के माध्यम से होता है। संविधान ही सर्वोच्च होता है और इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च होती है। तो इस तरह से आप इसमें देख रहे हैं, जैसे एकात्म व्यवस्था, केंद्र का महत्व अधिक होता है, प्रांतों का कम। केंद्र को अधिकार होता है कि वह राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमाओं में बदलाव तथा नवीन राज्य गठन कर सके। जबकि परिसंघीय व्यवस्था में सारे राज्य मिलकर संघ का निर्माण करते हैं और कार्यों का विभाजन स्पष्ट होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र एवं सर्वोच्च होती है। तो ये एकात्मक परिसंघीय भारत मिश्रण है इस चीज का, क्योंकि यहाँ पर राज्यों का भी महत्व है। संविधान में भारत को संघ नहीं लिखा गया है, राज्यों का संघ लिखा गया है। मतलब एकात्मक परिसंघीय व्यवस्था का मिश्रण है यहाँ पर। इसके अनुसार पूरे देश की, ये जो देश दिख रहा है, पूरे देश की एक ही सरकार होती है, जिसे हम संघ या केंद्रीय सरकार कहते हैं। वर्तमान में जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी मंत्रिपरिषद सारे हिंदुस्तान की सरकार कहलाती है। इसे हम केंद्र की सरकार, केंद्रीय सरकार या संघ सरकार भी कहते हैं, क्योंकि भारत के राज्यों का संघ है तो उस संघ की सरकार कौन है, केंद्र सरकार है। इसके साथ ही प्रत्येक इकाई अथवा राज्य की भी सरकारें होती हैं, जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखें तो हमारा मध्य प्रदेश जो है, इस मध्य प्रदेश की भी अपनी एक सरकार है, उनका अपना मुखिया है, मंत्रिपरिषद सहित। यह मुखिया जिम्मेदार होता है विधानसभा के लिए। आपने पहले देख चुके हैं इसे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, ये सारे राज्यों की अपनी अपनी जो मंत्रिपरिषद है, जो सरकारें हैं, वो राज्य सरकार कहलाती हैं। अब कार्य विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का और कार्य क्षेत्रों का बंटवारा होता है। ये बंटवारा मनमाने ढंग से नहीं होता है कि सिक्का उछाल लिया कि ये तुम्हारा और ये तुम्हारा, नहीं। इसका उल्लेख भारत के संविधान में स्पष्ट है। भारत के संविधान में जो केंद्रीय सूची है उसमें लिखा गया है कि प्रतिरक्षा और रेलवे, विदेश मंत्रालय, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा 97 विषय और हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे प्रशासनिक कार्य विभाजन में। इसके अलावा जो स्टेट्स को, राज्यों को पुलिस व्यवस्था, खेती, कृषि व्यवस्था, शिक्षा हालांकि राज्य और केंद्र दोनों का विषय है, ये संविधान द्वारा कार्य विभाजन किया गया है कि इस तरह से आप इन क्षेत्रों में कार्य करेंगे, इन क्षेत्रों के कानून बना सकेंगे, इन विषयों पर आप कानून का निर्माण कर सकेंगे। स्वाधीनता के बाद हमने अपने देश में लोकतंत्र, विकास एवं जन कल्याण की नीतियों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को अपनाया है। तो आप लोगों ने उद्योगों वाले चैप्टर में, आर्थिक नियोजन के चैप्टर में, इनमें आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि किस तरह से हम जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आगे हम बात करते हैं प्रशासन के उद्देश्य की, कि भारत का जो प्रशासन है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है भारतीय प्रजाजन अर्थात भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। भारत का एक भी व्यक्ति अछूता ना रह जाए, राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक न्याय से उसके लिए पूरी तरीके से प्रयास करना, ये भारतीय प्रशासन का उद्देश्य है। अब भारतीय प्रशासन के अंतर्गत संविधान द्वारा नागरिकों को क्या क्या दिया गया है, तो वो हम देखते हैं कि संविधान द्वारा नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
विचार प्रकट करने के लिए आप अपने विचारों को निसंकोच भाव से बिना किसी दबाव के प्रकट कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप अपशब्दों का प्रयोग करें, आप संवैधानिक शब्दों के प्रयोग के साथ अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आपके अंदर क्या भाव आ रहे हैं, उन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, आप किसी भी धर्म को अपनाएं, राज्य किसी धर्म विशेष के लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगा, यह संविधान द्वारा स्वतंत्रता दी गई है। उपासना की पद्धति आपकी क्या है, इस पर संविधान या सरकार कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, बशर्ते आपकी उपासना पद्धति किसी अन्य उपासना पद्धति का अतिक्रमण ना करती हो या अन्य लोगों का नुकसान ना करती हो। तो इस तरह से संविधान द्वारा हमको विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब भारतीय शासन व्यवस्था जो मूल कंटेंट है, हमारे मूल विषय वस्तु है हमारे इस चैप्टर का, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था का स्वरूप निम्नानुसार है। पहला होता है केंद्रीय शासन। इसके बारे में हम वीडियो में लगातार देखते आ रहे हैं कि भारत एक देश है, उसका प्रधानमंत्री है, उसकी मंत्रिपरिषद है, वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद केंद्रीय सरकार कहलाता है, उसी को हम संघ की सरकार कहते हैं, यही कहलाता है केंद्रीय शासन। इसके बाद आता है प्रांतीय शासन। तो हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष के अंदर 29 राज्य हैं, इन्हीं 29 राज्यों को प्रांत भी कहते हैं। इन्हीं प्रांतों में जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें या प्रांतीय सरकारें या प्रांतीय जो मुख्यमंत्री हैं, वो लोग मंत्रिपरिषद सहित शासन करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रांतीय शासन। इसके अलावा तीसरा होता है स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर शासन नहीं होता, ये प्रशासन होता है, गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक इसका लाभ मिले, उसके लिए ये स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय शासन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं हम देखते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आता है मंत्रिपरिषद के सहित। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी केंद्रीय शासन के प्रमुख अंग हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका होते हुए भी राष्ट्र अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित, यह वास्तविक कार्यपालिका है, यह वास्तविक कार्य करते हैं, जो प्रधानमंत्री सलाह देता है वही कार्य राष्ट्रपति करता है केंद्रीय शासन में। इसके बाद भारतीय संसद, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय, ये चारों केंद्रीय प्रशासन अर्थात केंद्रीय शासन के प्रमुख अंग हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, इस पे विशेष ध्यान दीजिए, आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद आता है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन, जो पीछे आप मैप देख रहे हैं, भारत का नक्शा देख रहे हैं, 29 राज्यों के साथ बना हुआ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ये प्रांतीय शासन है, जहां पर 29 राज्यपाल, 29 मुख्यमंत्री, उन मुख्यमंत्रियों का 29 मंत्रिपरिषद, 29 विधानमंडल ये हैं। तो यहां पर हम देखते हैं राज्यपाल, ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद सहित प्रांतीय शासन का प्रमुख अंग होते हैं। इसके बाद विधानमंडल, जिसके प्रति प्रांतीय सरकारें उत्तरदायी होती हैं, विधानसभा और उच्च न्यायालय। हालांकि उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत, प्रांतीय शासन के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन एक हर प्रांत में एक न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय, इसलिए हम इसे प्रांतीय शासन के अंतर्गत मान ले रहे हैं। ये एक अलग सीरीज है, न्यायपालिका में हम उसको देखेंगे कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय आदि होते हैं। अब स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या आता है। नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतें, ये सारे के सारे स्थानीय प्रशासन में आते हैं। प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण देश को प्रदेशों, संभागों, जिलों, तहसीलों और ग्राम इकाइयों में बांटा गया है। इस तरह से क्या होता है, प्रशासन ऊंचे स्तर से निचले स्तर तक जुड़ा हुआ रहता है। लोकतंत्री पद्धति को अधिक उपयोगी और व्यवहारिक बनाने के लिए सत्ता को स्थानीय एवं आंचलिक स्तर पर जोड़ा गया है। इस हेतु स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की प्रत्येक इकाई अपने स्तर पर सौंपे गए कार्यों को संपादित करती है और इन इकाइयों से अपेक्षा की जाती है जन भावनाओं के अनुसार ही कार्य करें। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से देश को अलग अलग भागों में विकेंद्रीकृत किया गया है प्रशासकीय दृष्टि से, ताकि निचले स्तर तक, आंचलिक स्तर तक, सुदूर अंचलों में बैठा हुआ जो भारतीय नागरिक है, उस तक लोकतंत्र की उपयोगी और व्यवहारिक चीजें पहुंच सकें।
आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, एक ग्राम अमरपुर है, सबसे छोटी इकाई है। ये ग्राम अमरपुर तहसील शहपुरा जिला डिंडोरी का अंग है। फिर तहसील शहपुरा ये काहे का हिस्सा है? ये डिंडोरी जिले का हिस्सा है। डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग का हिस्सा है। जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा है और मध्य प्रदेश राज्य सहित 29 जो राज्य हैं वो भारत संघ का हिस्सा हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है, केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन। इस तरह से सारे 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर भारत राज्यों का संघ बना और भारत के नागरिक इस तरह से अपना राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास कर रहे हैं। आगे के चैप्टर्स में हम भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणालियों पर ध्यान देंगे। यह बहुत छोटा सा चैप्टर था लेकिन इसको हमने बड़े स्वरूप में इसलिए दिखाना पड़ा ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को नहीं समझ पाया अच्छे से तो आपको आगे के चैप्टर्स में बहुत कठिनाई हो सकती है। तो इस वीडियो को बार बार आप देखें जब तक समझ में ना आए, और यदि किसी भी तरह की परेशानी आती है समझने में, कोई कंटेंट आपको समझ में ना आता हो तो आप अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट करें या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास जरूर करूंगा। अब यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है इससे आप समझ सकते हैं इसको कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय प्रशासन व्यवस्था दी हुई है। ये भारतीय प्रशासन व्यवस्था का रेखा डायग्राम बना है, रेखा चित्र बना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत 2 सरकारें हैं, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र की, एक स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार राज्यों की। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों जगह पर केंद्र में भी है और राज्य में भी है। व्यवस्थापिका जो केंद्र में है उसके 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि राज्य सरकार में जो व्यवस्थापिका उसमें विधान परिषद है और विधानसभा है। लेकिन विधान परिषद केवल 5 या 6 राज्यों में है, सभी जगह नहीं है। विधानसभा सभी जगह है। कार्यपालिका आप समझ चुके हैं कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री जो है वो केंद्र सरकार में कार्यपालिका होता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है मंत्रिपरिषद के साथ में। न्यायपालिका की व्यवस्था अलग होती है, स्वतंत्र होती है, सर्वोच्च होती है। सबसे बड़ा न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली स्थित है। इसके बाद हर राज्यों में लगभग जनता की समस्याओं को देखते हुए हर राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। यदि उच्च न्यायालय से नीचे और उसको विकेंद्रित किया गया है जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय के माध्यम से, तो हम न्यायपालिका के वाले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब इसमें हम अगले वीडियोस में एक एक चीज पर विस्तार से चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका पर बात करेंगे, कार्यपालिका पर बात करेंगे और न्यायपालिका पर बात करेंगे। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए और मैं चलता हूं अगले तैयारी के लिए। तब तक आप लोग इन प्रश्नावली को हल जरूर करें। ये 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों को यदि आप हल करते हैं तो आपका मूल्यांकन ही नहीं होगा, आपकी तार्किक क्षमता भी बढ़ेगी। तो चलिए इसी तरह से आप इन प्रश्नों को हल भी कीजिए और ई क्लासेस बाय मनीष सर के सभी वीडियोस देखिए। वे बच्चे जिन्होंने लेट देखना शुरू किया उनको बताइए कि वे भी इस चैनल से जुड़ें और अपडेट रहें, साथ ही ज्ञान बढ़ाते रहें, वो भी घर में सुरक्षित रहते हुए। जय हिंद।